एक 50,000 किलो का हेवी ड्यूटी ट्रक जब किसी खड़ी चट्टान पर चढ़ रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारी ताकत बस उसके इंजन और लोहे के बड़े बड़े गियर्स में है। हाँ, आमतौर पर किसी को भी यही लगेगा, पर यहाँ एक ऐसी हकीकत छिपी है जो पूरे नजरिए को बदल देती है। वही तो, वो सारी रॉ पुलिंग पावर और मैकेनिकल दबाव दरअसल लोहे पर नहीं, बल्कि चंद मिलीमीटर्स पतली एक इनविजिबल केमिकल लेयर पर टिका होता है। बिल्कुल। और अगर एक्सट्रीम प्रेशर में वो केमिकल फॉर्मुलेशन फेल हुई, तो दुनिया का सबसे मजबूत फोर्ज्ड स्टील भी अगले ही पल चूर-चूर हो जाएगा। हाँ, तो आज इस विस्तृत चर्चा में हम इन्हीं मैकेनिक्स और केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने फैसला किया कि इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल पीडीएफ सेम टू सेम स्टडी करो वाले अप्रोच से जांच की जाए। सही कहा। बिना कोई डिटेल छोड़े एक-एक टेक्निकल लेयर को बारीक नजर से समझना जरूरी है। हम ये देखेंगे कि 4WD और AWD गाड़ियों का ये हैवी ड्यूटी लैंडस्केप आखिर काम कैसे करता है ना। और सबसे पहले शुरुआत होती है सबसे कोर यूनिट से, यानी गियर्स। दिखने में तो गियर्स का काम बस रोटेशनल पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगता है, पर हकीकत में इनका डिजाइन पावर को शेप करता है। गियर्स स्पीड और टॉर्क के बीच एक बैलेंस बनाते हैं, और इसके लिए कई अलग-अलग डिजाइन होते हैं, जैसे स्पर गियर्स। अच्छा, जिनके दांत बिल्कुल सीधे होते हैं। हाँ, ये बनाने में सस्ते हैं और सीधे लोड उठाने में बेहद सक्षम है। पर सीधे दांत होने की वजह से इनमें इम्पैक्ट अचानक होता है, जिससे शोर और वाइब्रेशन पैदा होती है। राइट, इसीलिए इनका आमतौर पर रिवर्स गियर में इस्तेमाल होता है। पर शोर कम करने के लिए कुछ और भी तो होता होगा। वहाँ हेलिकल गियर्स आते हैं, जिनके दांत थोड़े तिरछे या एंगल्ड होते हैं। इनका एंगेजमेंट ग्रेजुअल होता है, इसलिए पैसेंजर कार्स बेहद शांत महसूस होती हैं। पर सबसे एक्सट्रीम केस तो डिफरेंशियल्स में आता है ना, जहां पावर को 90 डिग्री के एंगल पर पहियों की तरफ घुमाना होता है। एकदम सही पकड़ा। वहाँ हाइपॉइड गियर्स का इस्तेमाल होता है, जिनका पिनियन गियर सेंटर से थोड़ा ऑफसेट होता है। पर इस डिजाइन में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इशू छिपा है। इशू? कैसा इशू? जब इनके ऑफसेट दांत एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो सिर्फ रोल नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की सतह पर बुरी तरह स्लाइड करते हैं। ओह, जैसे सर्दियों में हम दोनों हाथों को तेजी से रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, वैसा कुछ? उससे भी कई गुना एक्सट्रीम। यहाँ इंजीनियरिंग लेवल पर देखें तो माइक्रो वेल्डिंग की स्थिति बन जाती है। माइक्रोस्कोप के नीचे धातु किसी उबड़-खाबड़ पहाड़ की तरह दिखती है। वेट, सच में? तो जब ये पहाड़ जैसे माइक्रोस्कोपिक पीक्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? गर्मी इतनी पैदा होती है कि वो पीक्स आपस में सच में वेल्ड हो जाते हैं, और फिर अगले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फटकर अलग हो जाते हैं। यही प्रोसेस गियर को घिस देता है। अरे बाप रे! मतलब एक आम इंजन ऑयल तो इस माइक्रो वेल्डिंग को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वहाँ आम मॉलिक्यूल्स फिजिकल लेवल पर कट जाते हैं। यहीं पर एक्सट्रीम प्रेशर यानी ईपी एडिटिव्स की एंट्री होती है, जिसमें सल्फर और फास्फोरस मिलाई जाते हैं। अच्छा, तो ये एडिटिव्स ट्रिगर कैसे होते हैं? ये नॉर्मल टेम्परेचर पर शांत रहते हैं, पर जैसे ही गियर लोड के नीचे आते हैं और एक्सट्रीम हीट पैदा होती है, ये लोहे के साथ रिएक्शन करके एक माइक्रोस्कोपिक केमिकल लेयर बना लेते हैं। ओह वाओ! तो फ्रिक्शन के टाइम लोहा नहीं घिसता, बल्कि ये सैक्रिफिशियल लेयर घिस जाती है और फिर नई बन जाती है। एकदम सही। हम लगातार एक प्रोटेक्टिव केमिकल शील्ड को बर्न कर रहे हैं और वापस बना रहे हैं। दिमाग घूम जाएगा सच में। अब गियर्स के इस बेसिक अनडिक्लेयर्ड युद्ध को समझने के बाद ट्रांसमिशन से पावर उस हिस्से में जाती है जो गाड़ी को असली ऑफ रोड मशीन बनाता है, यानी ट्रांसफर केस। हाँ, ट्रांसफर केस को आमतौर पर लोग एक मौकी की तरह समझते हैं जो पावर फ्लो रोकता है, पर वो गलत एनालॉजी है। हाँ, मुझे लगता है इसे एक रेलवे जंक्शन स्विच की तरह देखना ज्यादा बेहतर होगा। इंजन की पावर तेज रफ्तार ट्रेन की तरह आ रही है, और ट्रांसफर केस वो जंक्शन है जो डिसाइड करता है कि पावर को सिर्फ पीछे वाले व्हील्स पर जाने देना है या आगे और पीछे दोनों एक्सेल्स की तरफ पैरेलल भेज देना है। एग्जैक्टली। और सोर्सेज के हिसाब से ये स्प्लिटिंग दो तरह से होती है, गियर ड्रिवन और चेन ड्रिवन सिस्टम्स। बिल्कुल। चेन ड्रिवन आजकल सभी मॉडर्न एसयूवीज में मिलते हैं। इसमें एक चौड़ी हैवी ड्यूटी चेन होती है। ये हल्की और शांत होती है और चलती गाड़ी में भी 4D एंगेज हो जाता है। पर वेट, अगर चेन इतनी एडवांस्ड, हल्की और शांत है तो गियर ड्रिवन ट्रांसफर केसेस को पूरी तरह ऑब्सोलीट क्यों नहीं कर दिया गया? हम पुरानी टेक्नोलॉजी से क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि कुछ सिचुएशंस में बात शांति या कन्वीनियंस की नहीं होती, बात रॉ सर्वाइवल और फेलियर थ्रेशोल्ड की होती है।
मान लीजिए एक हैवी ट्रक डीप मड में फंसा है। तो ऐसे एक्सट्रीम लोड में क्या चेन टूटने का खतरा रहता है? बिल्कुल, चेन की एक टेंसाइल लिमिट होती है, पर जब बात स्ट्रेट कट सॉलिड मेटल गियर्स की आती है तो उनकी शेयर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि उनके टूटने का खतरा लगभग 0 होता है। अच्छा, तो जहां हैवी इक्विपमेंट फेल होना फेटल हो सकता है, वहां ब्रूट फोर्स गियर ड्रिवन केस ही रिलायबल ऑप्शन है। कन्वीनियंस के ऊपर मजबूती को चुनना मेक सेंस। सही कहा। अब इस ट्रांसफर केस का एक और बड़ा फीचर होता है लो रेंज गियरिंग। हाँ, हाई रेंज तो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है, पर लो रेंज के पीछे का फिजिक्स क्या है? ये प्लैनेटरी गियर सेट्स कैसे काम करते हैं? इनका स्ट्रक्चर तो किसी सोलर सिस्टम जैसा लगता है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। इसमें सेंटर में एक सन गियर होता है, उसके चारों तरफ छोटे प्लैनेट गियर्स ऑर्बिट करते हैं जो एक बाहरी रिंग गियर के अंदर कैद होते हैं। तो जब गाड़ी फोर लो में शिफ्ट होती है तो पावर सीधे जाने की बजाय इन प्लैनेट गियर्स के थ्रू घूमकर निकलती है। एग्जैक्टली। और इससे आउटपुट स्पीड 2 से 3 गुना तक कम हो जाती है। पर फिजिक्स का नियम है, जब स्पीड कम होती है तो टॉर्क यानी ट्विस्टिंग फोर्स उसी रेशो में बढ़ जाती है। सही बात है, मतलब स्पीड को सैक्रिफाइस करके एब्सोल्यूट ग्राउंड पुलिंग फोर्स हासिल करना। इसीलिए गाड़ी रेंगती है पर इंजन स्टॉल नहीं होता। हाँ, अब पावर एक्सेस तक तो पहुंच गई, पर जब गाड़ी मुड़ती है तब एक नई समस्या खड़ी होती है। वही ना कि मुड़ते वक्त बाहर वाले पहिए को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और अंदर वाले को छोटा। तो बाहर वाले को तेज घूमना होगा। बिल्कुल। अगर दोनों पहिए एक ही सॉलिड एक्सल से जुड़े होंगे तो मुड़ते वक्त वो जमीन पर रगड़ खाएंगे और सिस्टम टूट जाएगा। यहीं आते हैं डिफरेंशियल्स। और डिफरेंशियल्स दोनों पहियों को अलग-अलग स्पीड पर घूमने की आजादी देते हैं, राइट? हाँ। स्पाइडर गियर्स के जरिए। हाँ, मुड़ते वक्त इंटरनल स्पाइडर गियर्स घूमना शुरू कर देते हैं, जिससे बाहरी पहिया तेज घूम पाता है बिना किसी फोर्स के। लेकिन इस आम ओपन डिफरेंशियल का एक बड़ा नुकसान भी तो है। पावर हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करती है। सही पकड़ा। अगर ऑफ रोडिंग में एक पहिया हवा में उठ गया या बर्फ में फिसल रहा है तो पूरी पावर उसी फिसलते हुए पहिए को चली जाएगी। और जो पहिया ठोस जमीन पर पकड़ बनाए हुए है उसे बिल्कुल टॉर्क नहीं मिलेगा, गाड़ी तो वहीं फंस जाएगी दूरी तरह। इसी एग्जैक्ट फ्लॉ को टैकल करने के लिए लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल्स यानी LSD और लॉकिंग डिफरेंशियल्स बनाए गए, जैसे कि टॉर्सन LSD। टॉर्सन मतलब टॉर्क सेंसिंग ना? ये काम कैसे करता है बिना किसी सेंसर या वायर के? ये कंप्लीटली मैकेनिकल है। इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिकल वर्म गियर्स होते हैं। जब एक पहिया स्लिप होता है तो ये वर्म गियर्स फिजिकली बाइंड हो जाते हैं, यानी लॉक हो जाते हैं। ओह वाओ! तो ये उस फिसलते हुए पहिए की पावर रोककर उस पहिए की तरफ भेज देते हैं जहां जमीन के साथ पकड़ मजबूत है। एकदम, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिर्फ फ्रिक्शन और ज्योमेट्री से पावर रूट करना, ये अपने आप में एक मैकेनिकल इंटेलिजेंस है। ये सच में किसी जादू जैसा लगता है। और मैकेनिक्स और स्पीड मैच करने की बात हो ही रही है तो सिंक्रोनाइजर्स को भी डीकंस्ट्रक्ट करना बनता है। बिल्कुल। मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर शिफ्ट करते वक्त इनपुट और आउटपुट शाफ्ट्स की स्पीड अलग होती है। उन्हें मैच करना मुश्किल काम है। मैं तो इसे किसी रिले रेस की तरह नहीं बल्कि 2 तेजी से घूमती हुई सर्कुलर सॉज को एक साथ लॉक करने जैसा सोच रही थी। स्पीड मैच नहीं हुई तो दांत टकरा के पुर्जे उड़ा देंगे, है ना? सही एनालॉजी है। इन्हें स्मूथली मैच करने का काम सिंक्रोनाइजर रिंग और गियर कोन करते हैं। दांत लॉक होने से पहले वहां जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा किया जाता है ताकि स्पीड मैच हो जाए। और मैंने पढ़ा है कि इस फ्रिक्शन के लिए सिंक्रोनाइजर्स में पीली धातुओं जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज या मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल होता है। हाँ, क्योंकि ये धातुएं एक्सट्रीम हीट और फ्रिक्शन झेलने के लिए नेचुरली वेल सूटेड होती हैं। लेकिन वेट एक मिनट, यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा मैकेनिक्स और केमिस्ट्री के बीच? कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अभी हमने बात की थी कि गियर्स को माइक्रो वेल्डिंग से बचाने के लिए हम एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स और सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर बेसिक केमिस्ट्री तो ये कहती है कि एक्टिव सल्फर इन पीली धातुओं जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज को खा जाता है, उसमें कोरोजन पैदा करता है। तो क्या हम अपने सिंक्रोनाइजर्स को सल्फर से जला नहीं रहे? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये टेल बनाने वाली पेट्रोकेमिकल कंपनीज के लिए हमेशा से सबसे बड़ा पजल रहा है। एक ही इकोसिस्टम में 2 दुश्मन मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करना। तो इसका सोल्यूशन निकाला कैसे गया? क्या इसके कोई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं? हाँ,
स्ट्रिक्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SAEJ 306 और API GL5। इनमें एक L3301 टेस्ट होता है जो यही मेजर करता है कि तेल येलो मेटल्स को कितना डिग्रेड करेगा। अच्छा, पर एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला में ऐसा क्या जादू होता है जो इन दोनों चीजों को संभाल लेता है? आजकल के प्रीमियम फ्लूइड्स में सल्फर को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता। उन्हें हीट एक्टिवेटेड पॉलीमर शेल्स के अंदर एनकैप्सुलेट करके रखा जाता है। ये एक स्मार्ट एक्टिवेशन मैकेनिज्म है। ओह, मतलब वो हर वक्त एक्टिव नहीं होते। बिल्कुल। सिंक्रोनाइजर्स कम गर्मी पैदा करते हैं, वहां शेल इंटैक्ट रहता है। पर जैसे ही हाइपॉइड गियर्स एक्सट्रीम हीट पैदा करते हैं, वहां शेल टूटकर सल्फर रिलीज करता है। माय गुडनेस! तो ब्रास रिंग्स बचे रहते हैं और गियर्स को ईपी प्रोटेक्शन मिल जाती है। फ्लूइड अपने आप लॉजिक लगा रहा है कि कहाँ एक्टिव होना है और कहाँ नहीं। वही तो। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूअसली चलने वाली केमिस्ट्री है। पर अगर ये नाजुक केमिस्ट्री फेल होने लगे तो हैवी कंपोनेंट्स का क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से गाड़ी टूट जाएगी? उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं? फेलियर हमेशा सिम्टम्स दिखाता है। पहला सटल इंडिकेटर शिफ्टिंग डिलेज में दिखता है। अगर 4 व्हील ड्राइव प्रॉपर मैश नहीं हो रहा, तो वो सिंक्रोनाइज ना होने का पहला सिग्नल है। और मैंने सुना है कि कभी-कभी अचानक 4 व्हील ड्राइव से 2 व्हील ड्राइव में मोड बदल जाता है। वो भी एक इंडिकेटर है। सही कहा, वो एडवांस्ड वेयर एंड टेयर को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं फ्लूइड लीक्स और मेटालिक आवाजें, जैसे क्लंकिंग या वाइनिंग, जिसका मतलब है माइक्रो वेल्डिंग शुरू हो चुकी है। ये तो बिल्कुल किसी इंटरनल ब्लीडिंग जैसा है ना? बाहर से गाड़ी ठीक दिख रही है पर अंदर ही अंदर ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। सही एनालॉजी दी आपने। उदाहरण के लिए ट्रांसफर केस में ऑयल सर्कुलेट करने के लिए एक टोरचॉइड पंप लगातार काम करता है। और अगर एक छोटा सा भी आउटपुट सील लीक हो जाए तो फ्लूइड लेवल डाउन चला जाएगा, राइट? हाँ, जैसे ही लेवल डाउन होता है, पंप तेल की बजाय हवा खींचना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में इंटरनल पार्ट्स ड्राई होकर हीट से बर्बाद हो जाते हैं। आउच! इसीलिए ऑयल ड्रेन और मेंटेनेंस इतना जरूरी है। पर अगर डैमेज हो जाए तो क्या उसे रिपेयर करना बेहतर होता है? देखो, एक बार गियर्स घिस गए तो इन यूनिट्स को रीबिल्ड करना बेहद टेक्निकल और महंगा होता है। बैकलैश और टॉलरेंसेस को मिलीमीटर्स तक सेट करना आसान नहीं है। तो इसका आसान और बेहतर ऑप्शन क्या बचता है लोगों के पास? ऐसे में रीमैन्युफैक्चर ट्रांसफर केस लगाना ज्यादा प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। वो फैक्ट्री स्पेसिफिकेशंस पर आते हैं, बिल्कुल नए जैसे। ये डायरेक्टली एप्लीकेशन पर बेस्ड कमाल की इंसाइट है। अब चर्चा को समेटने से पहले इंडस्ट्री के फ्यूचर पर एक नजर डालना भी तो जरूरी है। टेक्निकल ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? ऑटोमोटिव डिजाइन एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजार रहा है। नए ड्राइव ट्रेन्स और हाइब्रिड्स में पावर लगातार बढ़ रही है, पर स्पेस बचाने के लिए गियर बॉक्सेस को छोटा किया जा रहा है। मतलब उनका सम्प एरिया कम हो गया है। तेल कम पर हीट और पावर ज्यादा। बिल्कुल। मास वॉल्यूम कम होने से हीट डिसिपेशन कम होता है और इंटरनल टेम्परेचर्स एक्सट्रीम हो जाते हैं। पुराने मिनरल ऑयल्स इस हीट में विस्कोसिटी खोकर पतले हो जाते हैं। और इस एक्सट्रीम ड्यूटी साइकिल को हैंडल करने के लिए इंडस्ट्री कंप्लीटली फुल सिंथेटिक गियर ऑयल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। हाँ, सिंथेटिक्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होता है। वो एक्सट्रीम हीट में थिन नहीं होते और एक्सट्रीम कोल्ड में थिक स्लज नहीं बनते। ये नए गियर बॉक्सेस की एब्सोल्यूट जरूरत बन चुकी है। तो सब कुछ एक जगह लाया जाए तो ये साफ है कि इन 4 व्हील ड्राइव गाड़ियों का वजूद सिर्फ उनके लोहे के पुर्जों पर टिका नहीं है। कर रहा है, तब तक मैकेनिक्स महफूज हैं। ये फ्रिक्शन और केमिस्ट्री का लगातार चलने वाला युद्ध है। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट है जो आगे के भविष्य को लेकर बड़ा ध्यान खींचता है। अच्छा, वो क्या? जैसा सोर्सेज बताते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से रोटेशनल टॉर्क अपने एक्सट्रीम पीक पर पहुंच रहा है और फिजिकल गियरबॉक्सेस लगातार छोटे हो रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब कन्वेंशनल स्टील अपनी लिमिट क्रॉस कर लेगा। बिल्कुल, उस फोर्स को झेलने की एक मैकेनिकल लिमिट तो होती ही है। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य के करीब हैं जहां फिजिकल गियर्स कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो जाएंगे? सोचिए, आने वाले वक्त में फोर्स ट्रांसफर कोई ठोस मेटल नहीं बल्कि एक एडवांस्ड स्मार्ट फ्लूइड या मैग्नेटो रियोलॉजिकल लिक्विड करेगा। ओह वाओ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मिलते ही वो लिक्विड मिली सेकेंड्स में आकर और डेंसिटी बदलकर एक सॉलिड मैट्रिक्स में बदल जाए। एग्जैक्टली। और लोड हटने पर वापस लिक्विड। जब हार्ड मेटल्स अपनी आखिरी लिमिट तक टूट जाएंगे तो क्या शेप शिफ्टिंग लिक्विड केमिस्ट्री ही फोर्स ट्रांसफर का अल्टीमेट सब्स्टिट्यूट बनेगी? इंजीनियरिंग की इस एब्स्ट्रैक्ट संभावना के साथ गियर्स और उनके फ्लूइड्स पर बेस्ड ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है।